अभी हमने पहले सेशन में देखा कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए खेती के लिए क्या समस्याएं हैं और उनके लिए क्या समाधान तलाशे जा रहे हैं। और साथ में एनडीडीबी चेयरमैन साहब थे डॉक्टर मिनेश शाह, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से डेयरी के क्षेत्र में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज हमारे साथ जो इस सेशन में पैनलिस्ट हैं, इसमें दो डेयरी साइंटिस्ट हैं, दो दुनिया के दो भारत के जो दो बड़े संस्थान हैं डेयरी रिसर्च में, उनके हेड हैं। और हम उनसे जानेंगे कि डेयरी के क्षेत्र में मार्केटिंग के अलावा जो दूसरे जो रिसर्च के लेवल पर क्या काम हो रहे हैं और उससे किसानों को कैसे फ़ायदा मिल सकता है। और एनिमल हस्बेंड्री में एक पोल्ट्री बहुत बड़ा सेगमेंट बनकर उभर रहा है, बल्कि बन चुका है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे रिकी जी से। तो अभी जैसे एनिमल हस्बेंड्री में कृषि और संबद्ध एग्री एंड एलाइड जो सेक्टर कहा जाता है, तो उसमें खेती के अलावा जो दूसरा बड़ा सेगमेंट सबसे बड़ा बन गया है वो है डेयरी का। कि अभी जैसे हम दुनिया का 1/4 दूध का उत्पादन करते हैं। अभी जो हमारा डेयरी मार्केट है करीब 14 लाख करोड़ रुपए का बताया जाता है साल का, और 2027 तक इसके 31 लाख करोड़ का हो जाने का अनुमान है। अभी जो भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो करीब 459 ग्राम प्रतिदिन की है। इसमें जो वर्ल्ड एवरेज है 323 ग्राम का है। तो अगर हम देखें तो वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा इंडिया में जो एवरेज है पर पर्सन प्रति व्यक्ति उपलब्धता की दूध की, वो इंडिया में ज़्यादा है, करीब 40%, 42%। और सबसे बड़ी बात है कि करीब 8 करोड़ से ज़्यादा, 8.5 करोड़ किसान डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो ये इतना बड़ा जो सेगमेंट है किसानों का, वो डेयरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है। तो शुरू करते हैं डॉक्टर मोहंती से। सर, ये हमने देखा है कि 2017-18 में जो डेयरी प्रोडक्शन का जो रेट था वो काफ़ी बढ़ता गया। उस 2017-18 तक उसमें रेट ऑफ ग्रोथ जो है प्रोडक्शन वो काफ़ी बढ़ा, 6.6% का हुआ था। लेकिन जो लास्ट हमने देखा है लास्ट ईयर में वो 4% से कम रह गया। तो एक तो ये जो ग्रोथ है ये कम क्यों हुई और इसको बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं अभी? धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। जैसे आपने पूछा, पहले ग्रोथ परसेंट 6% था एंड अभी बढ़ के 4 पॉइंट समथिंग हो गया। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सारे पॉलिसीज है जिसमें ये रहता है कि किसी तरीके से इसका प्रजनन क्षमता और एक ब्रीड डेवलपमेंट, किसी तरीके से हमारा एनिमल में प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस बढ़ा जाए। जैसे प्रोपोर्शनेटली क्या होता है, जब प्रोडक्शन एक तरीके से बहुत बढ़ता है उसको सस्टेन करना इतना इजी नहीं होता। सब्सिक्वेंटली क्या होता है, जितना इनिशियली सब नीचे रहते हैं, एकदम से उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए जब हम एक प्रोपोर्शनेटली हाई एम करते हैं, अल्टीमेटली उसका ग्रोथ रेट कम होता है। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन जब देखेंगे एक्चुअल में ज़्यादा है, ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली ग्रोथ रेट जब देखेंगे कम होता है। जैसे हमारा संस्थान केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान है, मैडम ने शायद कुछ गलत कही है, हम इससे पहले जॉइंट डायरेक्टर थे इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर में, और जिसका हेडक्वार्टर बरेली में। अभी हम मेरठ में हैं, जो केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान है। ये हमारा केंद्रीय जो ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का, ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। हमारा संस्थान क्या करता है, ये एक नोडल सेंटर है जो देश का जो गाय संपदा है उनका ब्रीड डेवलपमेंट कैसे किया जाए, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बढ़ा जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखिए, चाहे कोई भी NDDB का जो मेजर एजेंसी जो देखता है, इनका किसी तरीके से प्रोडक्शन सस्टेनेबल किया जाए। तो हमारा ये कहना, जैसे हमारा संस्थान क्या करता है, जैसे उन्होंने कहा कि अभी देश में जैसे गाय का अगर बात करूं 190 मिलियन एनिमल्स हमारा है,
और उसमें 74% जो होते देसी गाय है और 26% जो होते हैं उसका क्रॉस ब्रेड एनिमल का पॉपुलेशन है, जो प्रोडक्शन है। अगर आप ये देखेंगे तो 74% जब इसका टोटल नंबर से उन्होंने सिर्फ जो दे रहे हैं सिर्फ 36% उनका प्रोडक्शन मिल्क में है। तो हमारा ये प्रयास ये रहता है किसी भी तरीके से जो देसी एनिमल है उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा जाए। इसीलिए हमारा संस्थान में क्या चलता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है। उसमें 2 होता है, एक इंडिजिनस ब्रीड प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिजिनस ब्रीड्स का मतलब क्या कहते हैं, जितने सारे दुधालू गाय भारत में है 6-7 ब्रीड आते हैं, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थारपारकर, कांक्रेज रहेंगे आप, और राठी रहेंगे। ये सब एनिमल हम लोग मिल्क प्रोडक्टिविटी में बढ़ाते हैं। तो हमारा क्या करते हैं, ब्रीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू हम क्या करते हैं, जो अच्छा सांड होता है उनका सीमेन वो देखते हैं, वो सांड से जो बच्ची पैदा हुई थी उसका प्रोडक्शन लेवल कितना था, उससे जो पैदा होगा बच्चा उससे सीमेन यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली उसका प्रोडक्शन फ्यूचर में बढ़ेगा। ये सारा देश में हमारा ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। इसके थ्रू हम ये कोशिश करते हैं, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम उसको कहते हैं, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ा जाए। 2009 के कंपैरिजन में अब 2023 तक अगर देखेंगे, अभी तक कम से कम 35 to 40% एनिमल प्रोडक्शन बढ़ चुका था। पहले जो 1600 लीटर थे अभी बढ़ के 25 लीटर हो गए 300 दिन में, तो एवरेज बढ़ता है। अगर ये प्रोग्राम का आगे चला जाएगा, आगे कोशिश करेंगे, आगे बढ़ा रहे हैं हम टाइम टू टाइम। हमारा ये टारगेट है किसी भी तरीके से देसी एनिमल का परफॉर्मेंस 3500 लीटर से ज़्यादा बढ़े 300 दिन में, ताकि फार्मर्स के लिए फ़ायदा होगा। और दूसरे एक प्रोजेक्ट है जो हम बढ़ाते हैं, हमारा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो गाय अनुसंधान संस्थान है, इसमें क्रॉस ब्रेड एनिमल पहली बार देश में एक फ्रेजवाल एनिमल जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल कैटल का क्रॉस, आप देखेंगे देश का जितने सारे टोटल मिल्क प्रोडक्टिव गाय से 52% है और उसका 57%, 26% टोटल पॉपुलेशन, 57% मिल्क आता है, वो आता है क्रॉस ब्रेड से। देश का कहीं भी कोने पे जाइए, क्रॉस ब्रेड पॉपुलेशन की वजह से गाय का एक्चुअल दूध प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो फार्मर्स का फ़ायदामंद के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं, क्रॉस ब्रेड के साथ साथ देसी के साथ साथ अगर आप क्रॉस ब्रेड रखेंगे तो फार्मर्स को बहुत फ़ायदामंद होगा। हमारा संस्थान इसलिए एक फ्रेजवाल एनिमल प्रोड्यूस किया है जो क्रॉस ब्रेड है। पहली बार ये जो हमारा NBAGR है करनाल में अवस्थित, इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब कुछ दिनों में ये एक रजिस्टर्ड ब्रीड हो जाएगा। अगर ये वाली सीमेन हम यूज़ करेंगे क्रॉस ब्रेड एनिमल में, फार्मर्स का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जो आप क्वेश्चन पूछा प्रोडक्टिविटी क्यों हुआ है, अगर प्रोजेनी टेस्टेड बुल का सीमेन हम ठीक से गाय से यूज़ करेंगे, प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगा। अल्टीमेटली जो अनप्रोडक्टिव कैटल है वो ज़्यादा हो गए, वो कम होंगे तो अपना रेट बढ़ेगा। ये हमारा आंसर। थैंक यू सो मच। बीच में मैं थोड़ा सा पोल्ट्री डिस्कस करना चाहते हैं कि रिकी जी, अभी जैसे हम देखें तो देश में जो 20वां जो लाइव स्टॉक सेंसस है उसके अनुसार से करीब 85 करोड़ आंकड़ा है सरकार का कि देश में इतने पोल्ट्री हैं। और जो स्थिति दूध में देखी हमने वही पोल्ट्री में भी है कि जो अंडों का उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी भी प्रोडक्टिविटी जो है वो उसमें थोड़ी गिरावट आई है। इसका आंकड़ा है कि 2019-20 में जो ग्रोथ थी 10% से ज़्यादा की थी और जो 2022-23 में ये 7% से भी नीचे रह गई। तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप? गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं जागरण एग्री पंचायत समिट अवार्ड को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज ये आप सबसे फार्मर भाइयों से और इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चर से रूबरू होने का मौका दिया। मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। पिछले 38 ईयर से पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और पोल्ट्री इंडस्ट्री में पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया का ट्रेजरर हूँ। और मैं यहाँ कुछ आपको डाटा देना चाहूँगा। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री 8 से 10% हर साल ग्रो कर रही है।
जबकि हम एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ सिर्फ 2% है। और जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें फार्मर्स की इनकम डबल करना है, तो अगर एग्रीकल्चर फार्मर एनिमल हस्बेंड्री को साथ जोड़ेगा, उसमें चाहे वो पोल्ट्री हो, डेयरी हो, एक्वा फार्मिंग हो, बी कीपिंग हो, तभी वो अपनी इनकम को डबल कर पाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम पोल्ट्री, थोड़ा सा मैं डाटा शेयर करना चाहूँगा आप सबकी नॉलेज के लिए, अभी 6 मिलियन 60 लाख लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। और पोल्ट्री का कुछ डाटा शेयर करता हूँ आपसे, 5.5 बिलियन ब्रॉयलर्स हर साल हमारी प्रोडक्शन है, जो प्लेसमेंट है। और अगर हम लेयर की बात करें, जो अंडा देती है मुर्गी, 300 मिलियन लेयर्स हमारा एनुअल प्लेसमेंट है। पर कैपिटा की बात करें, अभी भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है। 103x पर पर्सन पर ईयर हमारी पर कैपिटा है। और ब्रॉयलर की बात करें, चिकन मीट की, तो वो 7.4 kg पर पर्सन पर एनम है। तो आप यहाँ से देखिए कि अभी कितना स्कोप है पोल्ट्री इंडस्ट्री का आगे बढ़ने का। हमारे प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, अभी प्रोटीन की है कमी है, तो स्पेशली नॉन वेजिटेरियन के लिए चिकन और एग्स सबसे अच्छा और सस्ता प्रोटीन का सोर्स है। पोस्ट कोविड के बाद भी डॉक्टर्स भी अब रिकमेंड करते हैं कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन लेना ज़रूरी है। कई जो वेजिटेरियन थे वो अब एगिटेरियन बन गए, मतलब उन्होंने अंडे का कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे अंडा और चिकन का इसलिए हम देख रहे हैं कि इसका काफ़ी स्कोप है। और पोल्ट्री इंडस्ट्री हमारी एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो 65% कॉस्ट है वो फीड कॉस्ट है, पोल्ट्री की फीड, जो मुर्गी का दाना होता है। और पोल्ट्री फीड में जो मेन है सोयाबीन मील और मक्का के साथ फीड बनती है, जिसमें 25% हम सोयाबीन मील डालते हैं और 55 से 60% मक्का की कंजम्पशन होती है। तो एग्रीकल्चर को भी हम काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले टाइम में हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री और बढ़ेगी, क्योंकि ये सबसे अच्छा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने का। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं आना चाहूँगा डॉक्टर सुनील के पास। मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर सुनील ओंतेरू हिंदी में बहुत फ्लुएंट नहीं है, तो कोशिश करेंगे। मैंने इनसे आग्रह किया है कि जितनी हिंदी बोल सकते हैं बोलें। जो भी अगर ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो मैं आप सबके लिए उसका हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। तो डॉक्टर सुनील, यस सर। ये इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मिल्क का, वो काफ़ी अधिक माना जाता है, क्योंकि किसान की आय बढ़ाने का एक साधन ये भी है कि अगर उसकी कॉस्ट कम होगी तो उसका जो मार्जिन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो आपके लेवल पर, आपके संस्थान के लेवल पर मिल्क प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? Okay, thank you. First of all, I thank all of you for inviting me to this session. Majorly, what I feel like, if you take dairy chain, basically from production to the marketing. So at every place we need innovations. Then only the cost of production can be reduced, and then automatically the income will be increased. So the main thing here is that, as just now I heard from you, that there are so many farmers which are dependent on dairy, especially like they're all small scale farmers in my understanding. So most of the small scale farmers, even 1 or 2 animals if they have it, then whatever amount they are putting on that animals, that is little high only for them. So for example, if the farmers can understand their animals at their level only without going to the doctor, then their production can be reduced. For example, I tell you an example that suppose animal is coming to heat, that is गर्मी में आ रहे हैं, मगर कभी कभी बफेलोस में ये गर्मी नहीं आती है, मतलब समर सीजन में. So farmers cannot recognize this estrus. So in that case, if we have any small kit so that they can develop, they can use it at their home. They will not miss one heat. So that means 21 days they need not to waste the feed cost to it. For example, if animal has come to heat today, and then only if it become pregnant and then give milk yield. Suppose if a farmer misses heat today, then again he has to wait for 21 days.
So 21 days he is going to lose milk after once milk has come, right? So this 21 days management cost is losing it. So what we are doing in our institute and many other dairy institutes, that we are trying to develop such kits for the farmers, for small scale farmers, so that they can use in their home immediately and say that, hey, this animal has come to heat, even though it hasn't shown its symptoms, then we can take this animal to artificial insemination. So such kind of test can be done by using a drop of saliva, a drop of urine. Such animal side technologies we are developing, and such technologies will be useful to farmers to reduce their production cost. Then definitely their income will be increased. थैंक यू। Thank you. तो इन्होंने बताया कि जैसे दूध देने का यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो गायों का या भैंस का जो समय आता है, तो उसको अगर किसान मिस कर जाए, उससे अगर चूक हो जाए उसको, तो वो जो पीरियड है उसका 21 दिन का, वो पूरा किसान के लिए वो नुकसान हो जाता है। तो उस दौरान मतलब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसान वो एक 3 सप्ताह के लिए उसका दूध नहीं उसको मिल पाएगा, दूध उसको हासिल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर ओंतिरु और इनकी टीम जो है एक किट तैयार कर रही है, जिससे जो पशु है उसकी सलाइवा यानी कि लार से या उसके यूरिन से, मूत्र से, उससे टेस्ट किया जा सकता है कि गाय या भैंस जो है उस स्थिति में अभी आई है या नहीं। तो उससे अगर किसान को पता चल जाएगा तो फिर वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए या आगे के जो प्रोसेस है उसके लिए जा सकेंगे। In addition to this, for example, the major problem in animal production system is mastitis. This is a disease to the mammary gland where milk is coming. So when animal gets mastitis, farmers lose lots of money on that for treatment of that animals. So there are small kits which we are developing for detecting this subclinical mastitis. मतलब एनिमल सिम्टम्स नहीं देखते हैं मगर इनको मास्टाइटिस है, उनसे भी कुछ प्रॉब्लम आता है, मिल्क में भी कंटामिनेशन उनसे भी आता है, इसलिए उनके लिए स्मॉल किट्स we are making such kits so that we can easily give that kits to the farmers, so farmers can detect it and go for treatment. So what I wanted to say is, animal side technologies, that's called as pen side technologies, are essential now to enhance the income of the farmers. थैंक यू। तो इनका था कि इसके अलावा भी इंसेमिनेशन वाला जो है, उसके अलावा जो गाय मतलब पशुओं को जो बीमारी होती है गाय या भैंस को, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी, उसका पता लगाने के लिए भी किट तैयार किए गए हैं, और उनका इस्तेमाल करके किसान को अगर लगता है कि भी हाँ ये इसमें ये बीमारी के लक्षण हैं, तो वो वेटनरी डॉक्टर जो है उसके पास जा सकते हैं, या जो भी सरकारी संस्थान है वहाँ जा कर के उसका फर्दर इलाज करवा सकते हैं। My meaning is that they can take the animal very quickly to doctor rather than waiting to damage to the हाँ, इनका कहना है कि मतलब अगर किसान में इस तरह की किसी भी बीमारी के किट से आपको लक्षण का पता चलता है तो तत्काल उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, बीमारी बढ़ने का इंतजार न करें। थैंक यू डॉक्टर सुनील जी। एक माइक दे दीजिए प्लीज। मेरा निवेदन ये है सर कि पशु एक ब्यात दूसरी ब्यात गाय, पता नहीं कोई प्राकृतिक रूप से उसका गर्भाशय खराब हो जाता है, फिर दूसरी बात उसका गर्भ ठहरता नहीं है, इसलिए वो पशु निष्क्रिय हो जाता है, निष्काम हो जाता है, फिर उसका उपयोग नहीं रहता है। ऐसा कुछ कोई हो मतलब फॉर्मूला कि उसका गर्भ ठहर जाए, उसकी बच्चादानी डॉक्टर कहे खराब हो गई अब ये कोई काम की नहीं, ऐसा कोई रिसर्च हो ताकि उसका गर्भाशय वापस ठीक हो। मेरा रिक्वेस्ट ये है। Okay. So
Actually, what happens is, you can translate it. Yeah, okay. What happens is, once animal has given birth to baby, then sometimes farmers or the doctor, sometimes there will not be proper treatment. So in that case, the uterus has lots of bacteria, microbes in that. ये माइक्रोब के वजह से हमेशा यूटेरस में भी होता है वो. So we cannot detect the symptoms initially, but that causes infertility to the animals because of the microbes. So what we are doing, or any scientist we are doing research, is that can we identify a small marker representing that microbe in the blood? So we can test it and say that, hey, if this animal has already microbes in it, so we have to treat this animal. Point is that even though animal is not showing symptoms, still we can test the animal for treatment. So there are few tests like that. For example, simple thing. This process is still under process? It is still under process. My point is that knowledge is there, but not implemented in that. For example, there is a simple bacterial molecule called LPS. Its name is LPS. Even it can be tested into the blood samples. But mostly people, they don't test it. The reason is that they don't have proper testing kit at the field level. So we are working on it. Meaning is that many scientists are working on it. This is the thing. अभी इन्होंने बताया कि अभी जो वैज्ञानिक हैं ये इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे जो गर्भाशय में, इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया गर्भाशय में जो बच्चा गाय का होता है या भैंस का होता है, तो गर्भाशय में कुछ बैक्टीरिया के आ जाने की वजह से आगे वो उसमें गर्भधारण नहीं हो पाता है. तो वो उसका ब्लड के सैंपल से, मतलब उसके खून के जांच से उसका कैसे पता लगा सकें, इस पर अभी ये काम चल रहा है. वैज्ञानिक सब जो काम कर रहे हैं इस पर. हाँ जी, हेलो. अच्छा, डॉक्टर मोहंती भी इसके बारे में कुछ, ये भी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा उसके साथ साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं. इसको टर्म बोलते हैं सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस. जैसे हमारा गर्भाशय है, खराब नहीं होता एक्चुअली. बच्चा जैसे एक बार रिपीट ब्रीडिंग हो गया, सब कुछ हो गया, थोड़ा बहुत कुछ इन्फेक्शन के वजह से वो दोबारा वो नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है. तो इसके वजह से क्या होता है, वो अभी जैसे टेस्ट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, वेटनरी डॉक्टर उसमें एंटीबायोटिक वगैरह दे के कर सकता है. करते भी फील्ड में करते हैं. उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते, टीका के थ्रू जब देते हैं उसमें गर्भवती नहीं होती, वो गाभिन नहीं होती. तो उसमें क्या करते हैं, आजकल नेचुरल लिक्विड सीमेन देते हैं. लिक्विड सीमेन मतलब इसमें हमारा जो सीमेन डोज होता है एआई में करीब 20 मिलियन होता है, लेकिन इसमें जब नेचुरल सीमेन देते हैं वो 800 मिलियन 600 मिलियन के आसपास होता है. जब लिक्विड सीमेन सांड से लेके सीधे देंगे, हो सकता है गाय गाभिन हो जाए. एक तरीका आजकल होता है, क्योंकि उसमें गर्भाशय खराब नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी ठीक से नहीं रुकती. इसके वजह से ज़्यादा सीमेंट डालेंगे तो चांस होता है कि वो गर्भवती हो जाएगी. उसके साथ साथ मेडिकेशन चलता रहता है, और मेडिकेशन के साथ ये दोनों करेंगे तो गाय गाभिन होगी. सर, मेरा नाम हरपाल सिंह ग्रेवाल है. मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ. मैं भी पहला नॉर्थ इंडिया का ऑर्गेनिक फार्मर हूँ. मैंने डेयरी भी की है, और डेयरी शुरू में की तो यही फार्मास्यूटिकल के हिसाब से करने लगे, पर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी और इलाज भी नहीं. मैस्टाइटिस का तो इनके पास इलाज है ही नहीं. फिर हमने क्या किया, सीखा. मेरा कज़न होम्योपैथी कर रहा था, होम्योपैथी सीखी, आयुर्वेद सीखा. यहाँ पर किसी पैनल में किसी जगह भी ना तो आयुर्वेद को जगह दी जाती है, ना होम्योपैथी को. होम्योपैथी सबसे सस्ता इलाज है. जो भाई साहब कह रहे हैं मैं इनको पर्सनली बता दूंगा, मेरे दोस्त हैं, भी किस तरीके से करना है. आप तो अभी रिसर्च कर रहे हैं, इसकी रिसर्च बहुत पहले आयुर्वेद में हो चुकी है, और इससे सब चीज़ का समाधान भी है, और मैंने अपने आप किया भी है और करता भी हूँ. क्योंकि प्रोत्साहन ही नहीं दिया जा रहा, सब अंग्रेजी में बोलते चले जाते हैं और सिर्फ फार्मास्यूटिकल को आगे रखते हैं. जो हमारी धरोहर है उसको इतना पीछे ही छोड़ते चले जा रहे हैं. कब हम वापस आएंगे, कब हमें अकल आएगी? मेरे को इस बात की समझ नहीं आ रही. कुछ लोग कहते हैं जी यील्ड गिर जाएगी केमिकल नहीं यूज़ किए तो. हाँ जी, कैसे गिर जाए? कहते कैंसर नहीं होता, सारा तो पंजाब भरा पड़ा कैंसर से.
ये क्या बातें हैं? किसान को बहकाने का छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी धरोहर पे जाना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। आपके पास कोई समाधान नहीं। आप देखिए एग्रीकल्चर में वाइट फ्लाई का इलाज नहीं है इन लोगों के पास, जो हर घर में पड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूँ सारे किसानों को, कैम्फर है। कैम्फर से मैं गारंटी करता हूँ, लाओ मेरे साथ लिखो, किस लिए लिखना है, 3 दिन में वाइट फ्लाई का इलाज हो जाएगा। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की दवाइयाँ मंगवा रहे हैं, हिंदुस्तान को ख़राब कर रहे हैं, सेहत खराब कर रहे हैं, कोई मान भी नहीं रहा। थैंक यू वेरी मच। आपने कहूँ आपने जो कहा एक तरीके से वो सही है। आजकल जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है, ज़्यादा एंटीबायोटिक देने के कारण ही हो रहे हैं। तो अल्टरनेटिव थेरापी इज़ मोस्ट एडवाइजेबल। जैसे आपने कहा एथ्रोवेटनरी प्रैक्टिसेस और सारी फीड केमिकलाइज है, केमिकल से पैदा कर रहे हैं, आप उसी को दे रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट है। आई कैन प्रूव इट। होम्योपैथी और जो एथ्रोवेटनरी प्रैक्टिसेस आजकल काफ़ी रिसर्च उसमें हो रहे हैं। अगर एक चीज़ हम कहेंगे, जैसे जानवर है, हर्बीवोरस एनिमल है, जानवर है, वो घास खाती है और चारा खाती है, पत्ता भी खाती है, और इसके थ्रू अगर इलाज हो जाए, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। वो संस्था सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या करते, जब आयुर्वेद देते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। हम तो खुद चाहते हैं कि अगर हमारा एथ्नोवेटनरी प्रैक्टिसेस और होम्योपैथी बहुत अच्छा इफेक्ट करे, तब तो ये तो रिप्लेस करेगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। और इसके ऊपर काफ़ी एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है दुनिया भर में AMR के ऊपर। और समय ऐसे आएगा, ज़्यादातर जो जानवर है इनको वेटनरी प्रैक्टिसेस और जो अल्टरनेटिव थेरापी, उनके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाएगा, ताकि फार्मर्स के लिए फ़ायदा हो और इसमें जो केमिकल वगैरह कम हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। सही बात। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि ये पॉलिसी मैटर पर इनसे सवाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि मतलब ये पॉलिसी बनाने वाले नहीं हैं। ये हमारे वैज्ञानिक हैं, ये लेबोरेटरी में बैठकर रोज़ाना काम करते हैं, पशुओं के बीच रहते हैं। तो इसलिए तो उनसे जुड़े अगर सवाल हैं तो बेहतर होगा, ये बेहतर जवाब दे पाएंगे। पॉलिसी वाले सवाल ये उनका जवाब देने में इनको दिक्कत होगी। तो मेरा आग्रह आप सबसे ये रहेगा। तो अभी बीमारी की बात चल रही है, तो रिकी जी, अभी जैसे पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में भी बीमारी फैलने का काफ़ी डर रहता है। अभी हम देखें तो लेटेस्ट उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि वहाँ कलिंग चल रही है। कह रहे हैं कि भी करीब 20,000 मुर्गियों को वहाँ पर कलिंग होगी। तो इसको मतलब इसको ये जो बीमारी बार बार एवियन इन्फ्लुएंजा जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो ये इसको कैसे कम किया जाए, इसको कम स्प्रेड कैसे कम से कम स्प्रेड हो, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम बोलते हैं का कुकट का कठिनाई, माँ मुर्गी माँ मुश्किल, P फॉर पोल्ट्री, P फॉर प्रॉब्लम्स, लेकिन इसके साथ P फॉर प्रॉफिट भी है। तो अगर हम अपनी पोल्ट्री को वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, बायोसिक्योरिटी का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे, रेगुलर स्प्रेस करेंगे, तो हम ये जो पोल्ट्री की P प्रॉब्लम्स को हम P प्रॉफिट की ओर लेके जाएंगे। आज की डेट में हमारा फार्मर जो बहुत समझदार है, उसे मालूम है एक ब्रॉयलर जो है वो 35 दिन में ब्रॉयलर 2 किलो का तैयार हो जाता है। वो अच्छी क्वालिटी की फीड यूज़ करता है, अच्छा चिक्स लेता है, और उसकी ये कोशिश रहती है कि क्योंकि अगर उसकी फीड कन्वर्शन, FCR बोलते हैं, फीड कन्वर्शन रेशो, कि कितनी फीड खा के वो कितने ग्राम का तैयार हुआ। तो डिजीज़ की प्रॉब्लम रहती हैं, लेकिन अब बायोसिक्योरिटी इतनी अच्छी फार्म लेवल पे हो गई है। हम बात करें, अगर कहीं पे लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा आता है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो बैकयार्ड पोल्ट्री में आती है। जैसे मैंने आपको पहले फिगर दी थी कि 5.5 बिलियन ब्रॉयलर्स हम हर साल डालते हैं, लेकिन अगर हम बैकयार्ड पोल्ट्री की बात करें वो सिर्फ 30 मिलियन है। तो जहाँ पे वो वैक्सीनेशन नहीं होती, उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाती, तो ऐसे लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। लेकिन अगर हम साइंटिफिक फार्मर की बात करें, हमारा एक पोल्ट्री फार्मर 5,000 का फार्मर से लेके 5 लाख तक ब्रॉयलर रेगुलर पर मंथ डालता है। तो छोटे फार्म भी हैं, बड़े भी हैं।
और जो कंपनीज उनको फीड देती हैं, उनको आप वो चिक्स देती हैं, उनके टेक्निकल डॉक्टर पूरा उनको आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। तो वो बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, रेगुलर स्प्रेस करते हैं, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, उसका वो चेक किया जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक इनको यूज़ करेगा। जैसे अभी सर ने, डॉक्टर साहब ने AMR के बारे में बताया, तो अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक बिल्कुल कम से कम यूज़ हो। और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, पोल्ट्री में आयुर्वेदिक काफ़ी चल रही है। कई कंपनीज हैं, यहाँ नाम लेना अगर ठीक रहेगा मैं ले सकता हूँ कि डाबर हो गया, डाबर आयुर्वेद, इंडियन हर्ब्स, ऐसी कई कंपनीज आ गई हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रही हैं, जो पोल्ट्री में रेगुलर यूज़ हो रही हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन वो बैकयार्ड पे ज़्यादा रहेगी। ऑर्गेनाइज पोल्ट्री में उसकी जो डिजीज़ आउटब्रेक की परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन हाँ अभी भी कुछ परसेंट है प्रॉब्लम। तो ऑर्गेनाइज्ड का सेगमेंट तो काफ़ी बड़ा है पोल्ट्री में, बड़ा, मेरे ख्याल से शायद 80% तो ऑर्गेनाइज्ड ही है, तो अनऑर्गेनाइज्ड में ही ज़्यादा समस्या आ रही है। ठीक है, तो डॉक्टर सुनील वापस आते हैं आपके पास। तो एक सवाल ये है कि जो एफिशिएंट एनिमल्स हैं, जो दूध देने वाले में ज़्यादा सक्षम जो पशु हैं, तो उसको कैसे डेवलप किया जा रहा है, उसमें आपके क्या प्रयास हो रहे हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। So, just now when we discussed about reducing the cost of production and increasing the productivity. So, in this case, suppose the one animal, if he has taken just 1 kg of feed and giving 800 ml of milk. So, that means it's a very highly efficient. I'm giving just a hypothetical example. That means the animal which can take less feed giving more productivity. Right. The same thing what he's just said in the poultry, that feed conversion ratio, the same way here is also the feed conversion towards the product or milk in this case. So that kind of animals are dependent upon, I mean, the genetics determines this. मैं एक बार बता दूं कि इन्होंने, डॉक्टर सुनील ने एक फीड कन्वर्जन रेशियो की बात कही है। तो इसका मतलब होता है कि हम अपने पशु को कितना खाना खिला रहे हैं और उससे दूध कितना ले रहे हैं। तो ये जो अनुपात हुआ, इसको फीड कन्वर्जन रेशियो कहा जाता है। हाँ, so to select such animals, for example, the animal is taking less feed and giving more productivity. This can be done by genetic selection. So the animals, some animals within our indigenous breeds also, or within any exotic breeds, within crossbred breed animals, some animals, they are very efficient. So we can choose that animals as a parents to the next generation, so that we can develop a kind of different kind of breed, or the same breed we are selecting best animals within the breed. This kind of research, by this we can increase, I mean we can select the best animals having very high feed conversion ratio. This is one way. So internationally people are working on this, and this is based upon the genetic selection, based upon the DNA. There are आइडियल कन्वर्जन कितना होना चाहिए, क्या है वो? ideal conversion, actually I don't remember right now, but the point is that there are best efficient animals also, there are normal animals also, there are low efficient animals also. So my point is it's an heterogeneous population. So we have to select such animals. So there are certain genetic markers for that to select such animals. But as a just previous session, sir, Minesh Shah sir said that there is a genomic selection. So genomic selection is one of the tools by which we can select the best bulls, best animals for the feed conversion ratio. So as they are already working on it, and then that is at the considering entire DNA level, but there are certain markers like 1 gene, 2 gene also. By that also we can select the animals. That's called as direct markers. So there are 2 ways by which we can select the such animals. One is by using direct marker, one is using entire DNA marker. So with this kind of research is still going on. One is DNA selection and first one? Both are based on DNA. Okay. One is taking one genetic marker just by one PCR or few PCRs. Another one is considering entire DNA
and selecting all the markers present on the entire DNA. For example, we have 23 pair of chromosomes. Like that, every cattle, buffalo, and they have different pair of chromosomes. So you take all the DNA information and select the animals. That's called a genomic selection. Or you take 1 or 2 markers and select the animals. That's called as direct marker selection. So this kind of research is going on for this particular kind of traits. So, but it is not done in case of India to that extent. That's why. तो इन्होंने बताया कि डीएनए जैसे हमारे खून में, हमारे शरीर में डीएनए है, तो वैसे ही दूसरे पशुओं में भी है। तो डीएनए के माध्यम से कैसे वो बेहतर क्वालिटी के, बेहतर नस्ल के जो पशु तैयार किए जा सकते हैं, और उस पर इनका काम चल रहा है अभी। तो अभी तक कितने आउटपुट जो हम अगर माने इसका, तो कितना रहा है? You just asked that what is the feed conversion? जानवर टू जानवर ये अलग होते हैं। तो ये माना जाता है कि कौन सा जानवर कितना कम खाने से ज़्यादा उत्पादन होगा। क्योंकि सपोज 100 एनिमल है, हो सकता है 10 एनिमल कम खा रहे हैं लेकिन ज़्यादा दे रहे हैं, हो सकता है 50 एनिमल ज़्यादा खा रहे कम दे रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो एनिमल को सिलेक्ट करते हैं और उसमें कुछ जीन होते हैं, कुछ बायोमार्कर्स होते हैं। उसको जब जीन एनालिसिस करेंगे, ये पता चलेगा कि ये एनिमल जीन अगर एक्सप्रेस ज़्यादा होगा, बायोमार्कर ज़्यादा एक्सप्रेस होगा, दैट मीन्स ये एनिमल कम खा के भी ज़्यादा देगी। उसका मतलब यही है। ये एक शोध का काम है, RFI, रेसिडुअल फीड इंटेक उसको कहते हैं, और उसको FCR पहले था, फीड कन्वर्सन रेशियो, जिसको काफ़ी रिसर्च हो रहा है। क्योंकि जैसे डॉक्टर मिन्ने शाह ने कहा था, जानवर जो खाता है हम भी लगभग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, हम दोनों के बीच एक कंपटीशन है, हमें ऐसे करें ताकि हम एनिमल को कम खिला के प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ताकि एनिमल नंबर कम हो जाए, जो प्रेशर होता है कंपटीशन खाने का आदमी के साथ वो कम हो जाए। उसका भी बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है। ये समय लगेगा लेकिन समय आएगा, कम पशु होंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा। उसके लिए अभी काफ़ी शोध चल रहा है, वो चलता रहेगा। खाली गाय में नहीं, भैंस में नहीं, पिग में भी चल रहा है, पोर्क में चल रहा है, पोल्ट्री में डॉक्टर साहब ने कहा, और बहुत सारे ऐसा जितने गोट में भी है। गोट शिप में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर गाय, भैंस, पोल्ट्री और पोर्क, जो हमारा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो सुअर, उनके ऊपर ज़्यादा ये काम करता है। तो अगर इसे अच्छा होगा तो प्रेशर कम होगा फीडिंग में, ताकि आदमी के साथ कंपटीशन कम होगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप ही से एक सवाल करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने कई नस्लों के नाम लिए थे, गिर, साहिवाल है, रेड सिंधी है, कांकरेज है। तो इसमें क्या आप बताइए कि किसान नस्ल का चुनाव कैसे करे, कि मतलब क्या वो अपने इलाके के हिसाब से करे, या मतलब उसका आधार क्या होना चाहिए कि भाई अगर मुझे गाय पालनी है, मैं नया खोलना चाहता हूँ, तो मुझे किन बातों का, मतलब कौन सी नस्ल मेरे इलाके में रहेगी, वो कैसे पता चलेगा? जैसे हमारा देश में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से, बहुत बड़ा देश है, अलग अलग क्लाइमेट है, हर क्लाइमेट में हर जानवर कभी बढ़ नहीं सकता। नेचर ऐसे ने पैदा किया है, जैसे उत्तर भारत है, उत्तर भारत में हमारा ज़्यादातर साहिवाल, रेड सिंधी होते हैं। जैसे वेस्टर्न भारत में, जैसे गुजरात में है, हमारा है गिर और कांकरेज। तो साहिवाल ब्रीड जो होता है ज़्यादातर हमारा पंजाब से शुरू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अभी साहिवाल को दूसरे प्रदेश में भी करते हैं। जैसे आपने कहा कि चयन कैसे करेंगे, एक्चुअली पहले एनिमल को देखते थे, फिनोटिपिक बहुत सुंदर दिखती है, दिखता है, ये एनिमल अच्छा होगा, देगा, दूध दी नहीं, फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए आजकल क्या करते, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था जीनोमिक सिलेक्शन, नहीं तो सायर इवैल्यूएशन, जैसे प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स, जिसको पता है कि जो बच्चा हम लेंगे उसका सांड कौन है, पिता कौन है, और पिता का जो सीमेन यूज हुआ है उसमें से उसका रिकॉर्ड होगा कि उसमें से बच्ची जो पैदा हुई है कितना दूध दी थी। सपोज फॉर एग्जांपल
एक सांड का सीमेन हमने दिया एक गाय के लिए, उसको 4000 लीटर कहेंगे। उसका मतलब इसमें से जो बच्ची पैदा हुई है वो पहला लैक्टेशन में पहली बार जब भी आई वो 4000 लीटर दूध 300 दिन में दी थी। दूसरा सपोज एक सांड का देखा 2000 लीटर दी थी। तो आप सिलेक्ट करेंगे जो सांड का सीमेन हमने यूज़ किया 4000 लीटर दी थी, अगर उसको यूज़ करके आप बच्चा बछड़िया पैदा करेंगे तो उसमें से जो दूध देगी वो ज़्यादा देगी। तो आप जब भी कोई भी सीमेन कोई भी बच्चा लेंगे उसका पूछेंगे उसका सायर कौन है, उसका पिता कौन है और उसका रिकॉर्ड दिखाओ। उसको रिकॉर्ड से आपको देखना पड़ेगा कि उसका दूध प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस क्या है। हमने जैसे कहा ब्रीड डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा वही रहता है। पिता का जो सीमेन है वो सीमेन से जो बच्चा पैदा होती है उसका दूध कितना है उसको देख के अगर करेंगे आपको फ़ायदा को फार्मर्स को फ़ायदा होगा। जैसे आपने कहा कि कौन सा रीजन में क्या होना चाहिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे नॉर्थ इंडिया का ब्रीड नॉर्थ में होने से अच्छा है, जो रीजन का जहाँ है वो अच्छा नहीं वो अच्छा होता है। और दूसरा चीज़ है आप मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे साहिवाल को साउथ में क्यों नहीं ग्रो करेंगे, ग्रो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कितना प्रोडक्शन होगा नॉर्थ में अपना रीजन में जितना देती है हो सकता है वहाँ थोड़ा सा कम दे। जैसे देखा गया गिर का है, गिर गुजरात में बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसका ब्रीडिंग ट्रैक से जब दूसरे जगह पे करते हैं प्रोडक्शन तो करती है लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे जो फार्मर्स को पसंद है पहले कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा मेरे को कौन सा जानवर पसंद है। 4-5 ब्रीड का हमने बात कही, हमने कहा कि साहिवाल लीजिएगा नॉर्थ इंडिया के लिए बढ़िया है, तो उसको आप रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कौन सा सांड का सीमेन से ज़्यादा बच्चा मतलब दूध देती है उसी को देने से फ़ायदा है। कांकरेज एक बहुत बड़ा ब्रीड है लेकिन हमारा प्रोजेक्ट चलता हमने देखा बहुत बढ़िया दूध देती है, एनिमल बड़ा है, ज़्यादा दूध नहीं लेती, ज़्यादा खाती भी नहीं। अभी नॉर्थ में कैसे करेगी ये नहीं पता, लेकिन दूध वो राजस्थान में गुजरात में बहुत अच्छा देती है। और गिर तो नोन है, थारपारकर एक बढ़िया ब्रीड है जो नॉर्थ इंडिया में अच्छा कर रहा है और वेस्टर्न पार्ट में भी कर रहा है, दूसरे जगह पे भी लोगों ने देखा है। और एक चीज़ जो मैं भूल गया बोलने के लिए, जो बोलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि जो मैंने कहा 70% जानवर जो होते हैं वो नॉन डिस्क्राइब्ड है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, ब्रीड नहीं है। 53 ब्रीड से 22% को कवर करते हैं, 22%। बाकी जो 52% एनिमल गाय है वो नॉन डिस्क्राइब में जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, दूध नहीं देते। फार्मर्स क्यों रखेगा? अगर ये जो हमारा दुधालू जानवर है साहिवाल, थारपारकर, गिर, उनका सीमेन उसमें यूज़ किया जाए, उसमें से जो बच्ची होगी वो ज़्यादा दूध देगी, उससे फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसे हमने टू सम अप दिस थिंग्स, बफलो भैंस है, क्रॉस ब्रेड एनिमल है, उसके साथ देसी, तीनों को एक साथ अगर रखेंगे फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा। बाकी रीजन के हिसाब से अगर रखेंगे, जो एनिमल जहाँ पलता है बढ़ता है उसी एनिमल को वहीं पर अगर करेंगे बढ़ाएंगे फार्मर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। धन्यवाद। रिकी जी, एक बार फिर वापस आपके पास आते हैं। दो बातें हैं कि जो पोल्ट्री की डिमांड है वो लगभग 75% जो है वो शहरी इलाकों में है, और जिस तरीके से अपने देश में शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों की शहरीकरण के साथ लोगों की इनकम में भी कम हो ज़्यादा हो बढ़ तो रही है इनकम। थोड़ा सा माइक सुनने पा रहे हैं ठीक से, माइक चाहिए होगा। माइक दे देंगे प्लीज़। आपने वही कि बैल के सीमन से गाय का परीक्षण करेंगे तो गाय का मतलब उसका आगे पीढ़ी और परिवार कैसा होगा, ये हमारे उधर थोड़ा मेरा कंफ्यूज है कि हम तो जब उधर परीक्षण करते हैं तो वो कहते हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं इसकी नानी का जो स्वभाव था वो नानी का स्वभाव ही इसमें आएगा, ऐसा मतलब जो है कह रहे हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? गाय की उसकी नानी दादी उसका उसकी मतलब जो है मतलब मैटरनल जो है वो परिवार दोनों रहते हैं,
लेकिन दूध को जब हम बात करते हैं, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस सीमेन से देखा जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रियल होता है जो आ रही आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, तो उसको ज़्यादातर दोनों ही कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन दूध का प्रोडक्शन का जब हम देखते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं सीमेन से जो बच्चा पैदा हुई है उसका प्रोडक्शन कितना है। बाकी स्वभाव तो किसका भी आ सकता है, नानी का भी आ सकता है, नाना का भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जीन हर जगह पे है। तो इसलिए हमने कहा ब्रीडिंग वैल्यू, सीमेन का एक ब्रीडिंग वैल्यू होता है, वो ब्रीडिंग वैल्यू बेसिस पे स्कोर के हिसाब से जब देंगे, चांसेस है कि जो बच्चा पैदा होगी वो ज़्यादा दूध देगी। एक आखिरी सवाल लिखी जिससे मैं कर रहा था, उसके बाद सेशन ख़त्म करते हैं कि जो शहरीकरण की बात कर रहा था कि शहरीकरण से डिमांड बढ़ रही है डोमेस्टिक, और दूसरी तरफ हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है पोल्ट्री का काफ़ी। तो क्या हमारा जो प्रोडक्शन है उस लेवल से बढ़ रहा है या उसमें कुछ और अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि 8 से 10% हम ग्रो कर रहे हैं एनुअली, और आने वाले टाइम में हमारी ग्रोथ और बढ़ेगी, क्योंकि शहरीकरण का आपने जिक्र किया कि बिल्कुल उसमें डिमांड ब्रॉयलर की, अंडों की ज़्यादा है। स्पेशली ये ऑनलाइन जब से ऐप्स आए हैं, जैसे आप ऑनलाइन ऐप्स में मीट्ज़ा हो गया और लिशियस हो गया, तो अब इतना कन्वीनियंट हो गया है कि आप ऑनलाइन ऐप पे जाके आप अपना चिकन का ऑर्डर कीजिए और वो आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। कईयों को शौक है पार्ट्स का कि मुझे सिर्फ चिकन लेग्स चाहिए या ब्रेस्ट पीस चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन ऐप्स के आने से बढ़ा है, और हमारी जो सिटी में इनकम भी बढ़ी है। इनकम जैसे बढ़ती है तो आदमी हेल्थ कॉन्शियस होता है। हेल्थ कॉन्शियस के लिए वो चाहता है कि मैं हेल्दी फूड खाऊं, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए एग्स और चिकन की कंजम्पशन बढ़ रही है। और इसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का भी बहुत सहयोग है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी अपने सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करता रहता है। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि मिड डे मील में भी अब एग्स को ऐड किया जा रहा है कुछ स्टेट्स में। तो ऐसे कंजम्पशन आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ हमारा एग्स भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ओमान में भी हमारा, मस्कट ओमान, वहाँ भी हमारे एग्स जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से शिपमेंट का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम है। अगर वो ब्राज़ील, यूएसए से मंगवाते हैं तो वहाँ 30 से 45 डेज़ लगते हैं, जबकि हम 3 दिन में एयरलिफ्ट करके उनको दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड निकाला है, जिसमें कोई भी अगर नया यूनिट लगाता है तो जैसे बैंक का 8% टेस्ट है, उसको में 3% एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू दिया जाएगा, और इंडिविजुअल को सिर्फ 5% देना है। तो उसके लिए हम अपना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जो मिनिस्टर साहब हैं ललन सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एसपी सिंह बघेल जी, मिसेस अलका उपाध्याय जो सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर ओपी चौधरी सर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सबका पोल्ट्री इंडस्ट्री का पूरा सहयोग है, और हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का। थैंक यू। तो ये सेशन हम लोग अभी ख़त्म करते हैं। हमारे आगे और भी अलग अलग विषयों पर सेशन है। तो ये हम लोग लंच के दौरान, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, नेक्स्ट सेशन भी है, लंच के दौरान हम यहीं रहेंगे, तो तब भी हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, सवाल कर अभी सकते हैं। डॉक्टर साहब यहीं हैं, तो अगर कोई एक सवाल आप लोग इनसे मिलकर बात करना चाहें कर सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं लंच के दौरान। किसान भाई बैठे हुए हैं, एक ही मिनट में सब। सर आपसे मेरा सवाल ये है कि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और जब हम भैंस खरीदने के लिए किसी मेले में या बाज़ार में जाते हैं तो समस्या ये रहती है कि जो बेचने वाला है, जो व्यापारी है, वो हमें मुर्रा नस्ल की बता के देता है उसको, लेकिन जैसे हम 4 पशु लाए तो आके उनमें से 2 अच्छी निकलती हैं, 2 बाकी आप बता रहे थे कि 5 लीटर दे रही हैं, खाना सेम खा रही हैं, लेकिन एक 12 लीटर दे रही है पर डे का, एक 5 लीटर दे रही है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि ऐसी कोई शरीर से बनावट या कोई ऐसी पहचान हो मिल्क ऑर्डर से, सींग से, या उसकी शरीर की बनावट से, जिससे हम पहचान सकें कि ये मुर्रा नस्ल की है। यानी वो तो बताता है कि इसकी माँ ने 16 लीटर दिया था, इसका बाप युवराज, और ये समस्या है, इसका कोई समाधान है? साइंटिफिक तरीके से एक बोलते हैं कि उसका एक वर्ड होता है एडमिक्सर एनालिसिस, वो जेनेटिक तरीके से किया जाता है। चेहरा से देख के आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम ज़रूर कह सकते हैं जैसे मुर्रा है, उसका जो ये होता है, जो सींग होता है, बांका होता है, थोड़ा सा कर भी होता है, उनका जो चेहरा होता है, उनका बाल नहीं होता ज़्यादा। ये सब चीज़ें देख के नॉर्मल जो एनिमल हस्बेंड्री एक्सपर्ट जो होता है,
वेटनरियन है वो उसी को देख के करता है। लेकिन एक्चुअल में जब जेनेटिक एनालिसिस करेंगे उसमें ये कहेंगे मुर्गा का कितना अंश है और बाकी दूसरे बफलो का कितना अंश है, वो देख के चेहरा देख के करना संभव नहीं है। इसलिए हमने कहा खरीदने से पहले आप कहेंगे उसका सीमेन का ब्रीडिंग वैल्यू क्या है, सांड का कौन सा सांड का सीमेन और उसका ब्रीडिंग वैल्यू क्या है। ब्रीडिंग वैल्यू के बेसिस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो दूध देगी एनिमल देगी मतलब ठीक देगी, इसे गलत होने का चांसेस कम रहता। खाली चेहरा देख के नहीं होता। आजकल काफ़ी लोग सीमेन बहुत अच्छा चेहरा वाला सीमेन दे देते हैं लेकिन बच्चा पैदा कुछ नहीं हुआ। तो ये एक है ही चीज़ें, साइंटिफिक तरीके से अगर सिलेक्शन आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मंद होगा। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, तीनों मेहमानों का भी धन्यवाद।